चलो नेक्स्ट प्रोसेस जो है जो हम नेक्स्ट प्रोसेस इज, हम लोग कल थ्रॉटलिंग की बात किए थे। थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे कल डिस्कशन हुआ था। आवाज पूछ पा रही है? यस सर। यस, कल थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग का डिस्कशन कल हुआ था। कल जो हम लोग क्लास जो हम लोग डिस्कशन किए थे, तो उसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। कहाँ तक हुआ था कल? क्या मतलब कल कहाँ तक हम लोग का डिस्कशन था? नोजल तक हो गया था। नोजल तक था। यस यस यस, वही जानना चाह रहा है कि नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना ओपन, मतलब जो ये ओपन सिस्टम का है ना, ये स्पेशल एग्जांपल है ना। ये जो ओपन डिवाइस होता है ना, उसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो यस थ्रॉटलर। तो बेसिकली देखो थ्रॉटलर में क्या होता है ना, थ्रॉटलर जो है बेसिकली देखो क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल तुम ऐसे समझो कि जैसे तुम टायर देखते हो ना, टायर में जो हवा जो उसमें जाता है, कोई टायर है और उसमें एयर उसमें उसको डाला गया। कैसे टायर में हवा मतलब मीन्स उसको हवा डालते हैं, ठीक है। और जैसे तुम उस टायर में एक जो है ना एक भाल्व पिन होता है, ठीक है। तो जैसे उस भाल्व पिन को तुम अंदर की तरफ तुम प्रेस करते हो, तो तुम देखते हो कि उसमें एयर जो है ना सडनली उसमें से बाहर की तरफ आता है। सुन पा रहे हो? यस सर। यस यस। तो जैसे तुम एयर का हवा को जैसे बाहर निकालने के लिए जैसे भाल्व पिन को तुम अंदर की तरफ पुश करते हो, तो एयर क्या होता है ना सडनली उस रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से एयर वहां से रस करता है, बाहर की तरफ जो है निकलता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग। मतलब whenever air exits from any restricted passage, या whenever any working fluid enters or comes out from any restricted passage, then this process is called throttling process. समझ में आ रहा है? This process is called throttling process. तो ये throttling process क्या होता है ना, बेसिकली इसमें ऑब्वियस है कि ये एयर क्या है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से बाहर निकल रहा है, तो इसमें लॉसेज ज्यादा होता है। इसीलिए ये प्रोसेस क्या होता है, ये इस प्रोसेस को जो है ना थ्रॉटलिंग प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जाता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है, ये तुमको ध्यान रखना है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज एयर कम्स आउट फ्रॉम ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज। जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से, चूंकि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड पैसेज से एयर बाहर निकल रहा है और चूंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है उसमें काफी ज्यादा लॉसेज होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो थ्रॉटलिंग क्या है? थ्रॉटलिंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब समझ पा रही है? सर सुन पा रहे हो ना? चलो, ये इस डिवाइस को लोग बोलते हैं थ्रॉटलर। बेसिकली प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग प्रोसेस है और ये डिवाइस जो है ये थ्रॉटलर है। तो सबसे पहला ये हो गया कि थ्रॉटलिंग क्या है। थ्रॉटलिंग इज अ
इरिवर्सिबल प्रोसेस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि थ्रॉटलिंग में किसी भी तरह का वर्क नहीं होता है। देयर इज नो वर्क, देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ वर्क इंटरेक्शन एंड देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ हीट इंटरेक्शन। किसी भी तरह का वर्क एंड हीट इंटरेक्शन थ्रॉटलिंग प्रोसेस में नहीं होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में नाइदर हीट और नॉर वर्क इज इंटरेक्टेड अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. There is no work exchange and heat interaction. ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो, तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है और इसमें डेल के ई एंड डेल पे ई जो है ये भी यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि एयर जिस उसमें क्या होता है ना, इसमें किसी भी तरह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी इस सिस्टम में, थ्रॉटलर में नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल के ई और डेल पे ई बोथ विल बी जीरो। क्लियर है? बोथ विल बी जीरो। अब देखो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में आ जाओ। तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, H1 हम यूनिट किस में ले रहे हैं, किलोजूल पर केजी में ले रहे हैं। H1 प्लस हाफ Vn स्क्वायर GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस हाफ Vt स्क्वायर। यही इक्वेशन है ना? ये इक्वेशन तो क्लियर है सबको? किसी तरह की इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. इस इक्वेशन में किसी यस। अब देखो इसमें क्या पहला प्रोसेस या इरिवर्सिबल। अब चलो वर्क इंटरेक्शन, देयर इज नो वर्क इंटरेक्शन, दैट मींस दिस टर्म विल बी जीरो। ओके, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। ठीक है, फिर देयर इज नो हीट इंटरेक्शन, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड पोटेंशियल चेंज, दैट मींस दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली तुम्हारे पास क्या हो गया, H1 इक्वल टू H2। H1 इक्वल H2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इसमें यदि इसको हम कैपिटल चूंकि ये क्या है, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है ना, ये क्या है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, तो इसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये H1 इक्वल टू H2। दैट मींस इस प्रोसेस में क्या है ना, एंथैल्पी क्या है, इस प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। दिस इज माय बॉटम लाइन कंक्लूजन ऑफ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। In throttling process, enthalpy remains constant. In throttling process, enthalpy remains constant on the basis of these assumptions. Clear है? Throttling में क्या होता है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, कहीं इंटरव्यू बैठोगे तो तुमसे पूछेंगे कि थ्रॉटलिंग में क्या कांस्टेंट होता है, तो वहां पर तुम्हारा आंसर क्या होगा, थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, जहां पे कि हमारा एजम्पशंस है कि उसमें किसी तरह का वर्क और हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा है और देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए हाँ, इसीलिए थ्रॉटलिंग में जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आइसेंथैल्पी प्रोसेस, है ना। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, आइसो ऐसे करके होता है ना, आइसोकोरिक मतलब ऐसे करके यहाँ पे क्या है, आइसेंथैल्पी मतलब एंथैल्पी जो है ना, दिस इज एंथैल्पी रिमेंस कांस्टेंट फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्लियर है? एंथैल्पी इसमें ये इसको मतलब बोलते हैं थ्रॉटलिंग। इसका एग्जांपल क्या है कि एयर एग्जिट्स फ्रॉम एनी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। बेसिकली ये जो है ना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसका यूज होता है। तुम देखोगे जब तुम आरएसी पढ़ोगे, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ोगे, तो वहां पर तुम पढ़ोगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वीसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वहां पर तुम देखोगे कि ये थ्रॉटलर जो है ना, ये थ्रॉटलर यूज होता है। क्लियर है ना? एग्जांपल जो है वीसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमको इसको यूज करेंगे थ्रॉटलर। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये तुम्हारा हो गया थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एक होता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन भी समझ लो, वर्ड से तुमको समझ में कुछ आइडिया यहाँ से तो मिल जाएगा, हिंट्स मिल जाएगा, समझ जाओगे तो फ्री एक्सपेंशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सपोज दैट ये क्या है ना, एक चैम्बर है, ठीक है, ये क्या है, एक चैम्बर है। ये चैम्बर जो है ना, दो ब्लॉक में इसका पार्टीशन किया हुआ। चैम्बर क्या है, दो ब्लॉक में इसका पार्टीशन किया हुआ। एक साइड एयर है और दूसरा साइड क्या है, वैक्यूम। दूसरा साइड क्या है यहाँ पे,
वैक्यूम, मतलब किसी भी तरह का कोई वर्किंग मीडियम यहाँ नहीं है। और लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे एयर है। इस एयर का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, m kg ऑफ एयर जो है ना इस प्रेजेंट इन चैम्बर 1 एंड दिस चैम्बर 2 इज वैक्यूम। अब क्या कर रहे हैं ना, इस पार्टीशन को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। दिस पार्टीशन इज रिमूव्ड। जैसे इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, अब एयर जो है ना इसमें क्या होगा, इसमें एक्सपैंड करेगा। एयर क्या होगा, इस चैम्बर 2 में जो है ना जो कि वैक्यूम है, इसमें क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। तो जैसे ही एक्सपैंड करेगा ना, तो अब चूंकि यहाँ वैक्यूम है, जैसे वैक्यूम होगा तो किसी भी तरह का यहाँ पर रेसिस्टिंग फोर्स काम नहीं करेगा। कैसे तुम कैसे एरो, जैसे कि जो मिस एरो स्पेस में जो है ना, जो उसमें जो होते हैं ना, उसमें वो लोग जो मतलब उसमें जो तुम स्पेस में जाओगे ना, तो वहां पर जो तुम अपने जब चैम्बर से बाहर निकलोगे ना, तो हवा में तुम ऐसे करके तुम मतलब एकदम वैक्यूम में तुम वहां पे क्या करते हो, वहां पे तुम ऐसे पुश करोगे तो ऑटोमेटिक तुम आगे की तरफ मतलब तुम पुश हो जाओगे। तो कहने मतलब क्या, वहां पे क्या वैक्यूम है, तो वहां जो कोई भी मतलब जो एक्सपेंशन होगा तो वहां पे क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। एस्ट्रोनॉट्स होता है ना, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जो मतलब जो मूव करता है वो क्या है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, यस एक्सपेंशन इसमें हो रहा है, एक्सपेंशन ये इस पार्टीशन 2 में हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये ब्लॉक एक्चुअली चैम्बर है, इस चैम्बर में इसमें 2 पार्टीशन है, पहला पार्टीशन है और दूसरा पार्टीशन। पहला पार्टीशन में एयर है और सेकेंड पार्टीशन में क्या है, यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है। तो जैसे हम लोग इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो एयर क्या होगा, यहाँ पे रिमूव करेगा। क्या बात है क्या थोड़ा सा ये क्लास हाँ हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एयर क्या होगा, यहाँ पे फ्रीली यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि क्या है ना, इस तरफ चूंकि राइट साइड वहां पे वैक्यूम है, वैक्यूम होने का मतलब क्या होगा, किसी भी तरह का रेसिस्टिंग फोर्स वहां काम नहीं करेगा। क्योंकि रेसिस्टिंग फोर्स काम करता है उसी के अगेंस्ट में काम तुम वर्क करते हो, है कि नहीं। तुम जो वर्क करते हो, जब तक कोई रेसिस्टिंग फोर्स नहीं होगा तब तक तुम वर्क नहीं करोगे। सामने कुछ रेसिस्टेंस आता है तभी तुम वर्क करते हो। कैसे होता है, एग्जामिनेशन आता है तो प्रिपरेशन करते हो, एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है तो रिलैक्स हो जाते हो, होता है कि नहीं, ये सब चीज होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब वर्क जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, क्या होता है ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाउंड एरिया। जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक प्रेशर डेवलप नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि मतलब यहाँ जो वैक्यूम जो है ना, उस वैक्यूम में एयर क्या हो रहा है, फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रेसिस्टिंग फोर्स नहीं है, चूंकि यहाँ वैक्यूम है, यदि यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स होता या इसमें भी एयर होता तब जाके उसमें रेसिस्टेंस पैदा होता, तब जाके इसमें वर्क हम यहाँ पर वर्क जो है ना बोलते हैं कि ऐसे करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे वैक्यूम है तो किसी भी तरह का रेसिस्टिंग फोर्स काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्री एक्सपेंशन। क्लियर है अभिषेक? ठीक है, सुन पा रहे हो आवाज? ओके चलो, इस फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है ना कि ऑब्वियसली वर्क यहाँ नहीं होगा और इसमें किसी भी तरह का हीट, ऑब्वियसली वर्क नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो किसी भी तरह का नो नाइदर हीट एक्सचेंज एंड नो वर्क डन, किसी भी तरह का कोई नहीं तो यहाँ पे हीट ट्रांजिशन होगा और नहीं यहाँ पे वर्क एक्सचेंज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारे पास FLTD फॉर प्रोसेस के लिए तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है, Q1 is equal to del U plus W1 इक्वेशन है। अब इसमें किसी भी तरह का देयर इज नो वर्क एंड हीट एक्सचेंज, तो दैट मींस du is equal to 0। du क्या है, U2 minus U1, this is 0, this is U2 is equal to U1, this implies internal energy remains constant। तो कहना फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी U remains constant। ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होता है। अब सवाल यहां तक क्लियर है? फ्री एक्सपेंशन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर है? फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्यों नहीं हो रहा है, क्या हाँ ये इंटरव्यू में तुमसे लोग पूछ ही देंगे, भैया फ्री एक्सपेंशन बताइए क्या होता है। तो फ्री एक्सपेंशन में क्या तुम्हारा आंसर क्या होगा, व्हेनेवर गैस एक्सपेंड्स इन वैक्यूम, in this condition gas expands freely because in vacuum there is no any resisting force, that's why air expands freely in the vacuum, such expansion is called free expansion। clear है? इस free
In free expansion, there is no any work exchange and heat exchange. There is no neither heat transfer nor work done in this process. तो जैसे इसमें यहाँ पे वर्क एंड हीट को यहाँ पे जीरो करेंगे, that is in this condition, this delta will be zero. That means internal energy remains constant. There is no change in internal energy. अब इंटरनल एनर्जी तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, तो U क्या होता है? तो कहने मतलब डेल U क्या होता है? mc में डेल टी होता है. U कांस्टेंट है, दैट मींस U किसके फंक्शन में है? टेम्परेचर के फंक्शन में, चूंकि मास और सीबी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो U किसके फंक्शन में है? टेम्परेचर के फंक्शन में. तो U कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है. दिस इज वेरी अनदर इंपॉर्टेंट assumptions. That is, in this condition, this temperature remains also constant. समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है और we know the internal energy is a function of temperature. Therefore, in this condition, in this free expansion, temperature will remain constant. That means यदि temperature T1 है, तो यहाँ पे temperature भी T1 ही होगा. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Is it clear? Okay. अब देखो, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो फ्री एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है. अब देखो सवाल यहाँ पे क्वेश्चन आप तुमसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमसे लोग पूछ देंगे जब तुम फ्री एक्सपेंशन को जब तुम एक्सप्लेन कर रहे होगे, तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ देंगे. तो बताइए तो क्या इसको आइसोथर्मल कह सकते हैं? क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो तुमसे पूछ सकते हैं. आप पूछेंगे, फ्री एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे, चले जाएंगे आइसोथर्मल में, तब आपसे पूछ सकते हैं कि भैया क्या इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल कह सकते हैं? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? क्या फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस है? इज इट आइसोथर्मल प्रोसेस? नो, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं. यस, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है? बोथ वर्क एंड हीट ट्रांजिशन टेकन प्लेस. आइसोथर्मल में क्या होता है? इवन दो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ वर्क एंड हीट. देयर इज एक्सचेंज ऑफ वर्क एंड हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस. क्लियर है ना? Is the free expansion an isothermal process? No, the free expansion is not an isothermal process. Why? Because in isothermal process, even though this temperature remains constant in isothermal process, but in this process, neither both work and heat interaction are taken place. But in this case of free expansion, only even though temperature remains constant, but neither work and heat interaction is taken place in free expansion. Clear है? This is very important. Yes, very important for interview. कहीं भी बैठोगे ना, वाइवा वगैरह बैठोगे या आगे कहीं बैठोगे पीएसयू वगैरह में, तो तुम्हारा ये पूछेंगे कि डिफरेंशिएट फ्री एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों में क्या डिफरेंस है. क्लियर? आगे बढ़े. यस सर. ओके, तो तुम्हारा ये हो गया. फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ना? फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल क्यों, कैसे होगा? ये तो किसी तरह का, जब वहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, जब तुम फ्रीली एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब इट इज कंप्लीट एक्सपेंशन वैक्यूम, देयर इज नो एनी रेजिस्टेंस फोर्स. So when there is no resistance force and you expand freely, in this condition there is no types of losses. Loss नहीं है तभी तो इंटरनल एनर्जी यहाँ कांस्टेंट है. This is a reversible process. Clear है? Okay sir. Okay. So this is the example of फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट में कि एक एरोप्लेन से एक रिजिड बॉक्स को ड्रॉप कर दिया गया और वो डब्बा जो है ना, उस बॉक्स में कंप्लीटली वैक्यूम है, उसमें कुछ गैसेज है, उसमें कुछ हाइड्रोजन गैस उसमें फिल्ड अप है और वहां से उसको ड्रॉप किया गया. तो जैसे वो, लेकिन इनसाइड में क्या वैक्यूम है. अब जैसे वो अर्थ को हिट करता है ना, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इनसाइड द दिस बॉक्स. तो वहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. When this box hits the ground, there will be expansion. But since this box, there is no any types of medium inside the box, it expands freely. Therefore, this is the case of free expansion. So in this condition, there is no any types of work. Clear है? क्वेश्चन आया था, गेट में आया था. चलो ठीक है, तो हम लोग तो चलो ठीक है, आगे बढ़े. यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है सर. ओके.
अब हम लोग आते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल है। ये तो तुम्हारा ओपन सिस्टम था। ओपन सिस्टम के बारे में कुछ हम लोग देखे, थोड़ा सा फ्री एक्सपेंशन को भी हम लोग समझ लिए, और इधर चारों प्रोसेस हम लोग कंप्रेसर देख लिए, टरबाइन देख लिए, नोजल देख लिए, और ये थ्रॉटलर देख लिए। सब स्पेशल डिवाइस है ना, जो फ्री, जो हम लोग ओपन सिस्टम में हम लोग उसको देखते हैं। अब देखो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर लोगे तो बहुत कुछ आइडिया तुमको ओपन सिस्टम में मिल जाएगा। सब लोग सुन पा रहे हो ना? आवाज आवाज पहुंच पा रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। पूरा नेटवर्क इधर से उधर होता रहता है बीच बीच में, तो कभी कभी इस तरह से वो हो जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखना। देखो ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? देख पा रहे हो ना? यस सर। थोड़ा जूम कर दीजिए तो। जूम कर दें? एक्चुअली इसको हमको खोलना पड़ेगा, इसमें फोटो एडिटर में खोलना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा था, दिख रहा हाँ, इसको थोड़ा एडिटर में हमको एक्चुअली खोलना पड़ जाएगा, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाता है ना सिस्टम। क्या उसमें दिक्कत हो रही है? जूम कर सकते था। स्क्रीन से जूम कर लो ना, जिसको नहीं दिख रहा। हम लोग भी कर सकते स्क्रीन हैं से सर, तो, screen पे zoom। हाँ स्क्रीन से कर लो। यस ठीक है, दिख रहा है? यस सर। ओके, the question देखो, a fluid flowing along a pipeline, a fluid flowing along a pipeline undergoes the throttling process। ध्यान देना, undergoes a throttling process from 10 bar to 1 bar, okay, through a partially opened valve। अभी जैसे हम लोग मतलब डिस्कशन किए थे ना कि जो भी थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होगा, whenever fluid is passes through any restricted passage, then such process is called throttling process। तो कह रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या है ना, फ्लूइड है जो कि 10 बार से 1 बार तक, दिस इज थ्रू ए पार्शियली ओपन वाल्व से क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है, और ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस से, ये प्रोसेस के द्वारा एक्सपैंड होता है। ठीक है, बिफोर थ्रॉटलिंग द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 0.5 मीटर क्यूब पर केजी। थ्रॉटलिंग से पहले वॉल्यूम क्या था? 0.5 मीटर क्यूब पर केजी था। एंड आफ्टर थ्रॉटलिंग दिस इज 2 मीटर क्यूब पर केजी। थ्रॉटलिंग पर वॉल्यूम क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, 2 मीटर क्यूब पर केजी हो गया। Then what is the change in specific internal energy? We have to find the change in specific internal energy। क्वेश्चन में तुमको ये बताना है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हुआ। There are 4 ऑप्शन। There are 4 ऑप्शन, 0, 100 किलोजूल पर केजी, 200 किलोजूल पर केजी एंड 300 किलोजूल पर केजी। इस क्वेश्चन में तुम देख लो क्या है ना, प्रोसेस यहाँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। एंथैल्पी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा वॉइस ब्रेक हो रहा है, सबका Yes, ब्रेक sir. हो रहा है। यस सर। यस सर। यस। ओके, क्या है ना, थोड़ा सा नेटवर्क है ना, अभी भी कॉलेज में भी इंटरनेट सर्विस अभी तक रिज्यूम नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा बीच में अभी से सही आ रहा है सर। हाँ वो होगा, कभी कभी बीच में ऐसा होगा, इसलिए चलो ठीक है। अब आ रहा है ना सही? यस सर। ठीक है, तो चूंकि प्रोसेस यहाँ दिया हुआ थ्रॉटलिंग प्रोसेस है,
जो एक्सपेंशन है वो क्या है? दिस एक्सपेंशन इज अंडर थ्रॉटलिंग प्रोसेस. In this process, what will remain constant? The enthalpy will remain constant. When enthalpy will remain constant, that is H1 is equal to H2. Specific enthalpy will remain constant, that is H1 is equal to H2. और तुम जानते हो कि H क्या होता है? H is the summation of internal energy and displacement work. H is equal to U plus PV. That's why UN plus PN, VN is equal to UT plus V2. V2. अब यहाँ पे जो है तो U2 minus U1 क्या हो जाएगा? You have to find the change in internal energy. That is U2 minus U1. This is equal to P1 V1 minus P2 V2. This is P1 minus P2 V2. Everything is given in question. This initial pressure, initial volume, final pressure, and final volume, all are given in question. Simply we have to put this value in this equation. You will get the answer. The answer will be 300 kilojoule per kg. The answer will be 300 kilojoule per kg. ठीक है? क्वेश्चन एक 40 पे ये न्यूमेरिकल था. इस न्यूमेरिकल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है. Any doubt in this numerical? नो सर. Okay. नो सर, क्लियर है. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं. ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना. इसमें हम लोग एक एक वर्ड्स को जो है ना, देखो कोई भी कंसेप्ट मतलब जैसे तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स हो गया या इसका कोई भी एप्लीकेशन पेपर है, सपोज दैट कि आरएससी है, एचएनटी है, कोई भी जहाँ पे मतलब जहाँ पे कुछ कंसेप्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है ना, तो हर एक वर्ड का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. इसलिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना, अच्छे से पढ़ना और इसके बाद उसको अटेम्प्ट लेना, है ना. बहुत हड़बड़ी में क्या होता है ना, गड़बड़ी हो जाएगा. चलो इस क्वेश्चन को देखो, दिख रहा है ना, स्क्रीन पर दिख रहा है, सब क्वेश्चन दिख रहा है. यस सर. ओके, देखो इन स्टेडी फ्लो, ध्यान देना, इन स्टेडी फ्लो दैट मींस क्या हो गया, ये हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसमें अप्लाई करेंगे हम लोग. स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, क्लियर है. स्टेडी फ्लो, इसका वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है. इन स्टेडी फ्लो एडियाबैटिक टरबाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडियाबैटिक टरबाइन? टरबाइन में एडियाबैटिक का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडियाबैटिक टरबाइन? बताओ, एडियाबैटिक टरबाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एडियाबैटिक? इससे सिमिलर वर्ड हमने यूज किया है, जस्ट पीछे जो तुमको हम बता रहे थे स्टडी फ्लो एजुकेशन में, वी हैव यूज्ड सम सिमिलर वर्ड्स. तो क्या एडियाबैटिक टरबाइन मींस क्या हो गया? हीट ट्रांसफर नहीं होगा. यस, देयर इज नो हीट एक्सचेंज. यस, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन टरबाइन एंड सराउंडिंग. दैट मींस इट कैन बी सेड दैट दिस इज इंसुलेटेड टरबाइन. हम लोग वहां पे क्या वर्ड किए थे? इंसुलेटेड वर्ड. आई हैव यूज्ड दिस फॉर दिस वर्ड. क्लियर है ना, इंसुलेटेड टरबाइन. तो ये क्या हो गया, स्टडी फ्लो एडियाबैटिक टरबाइन है, जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ओके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट आर -1 -100 किलोजूल पर केजी, -140 किलोजूल पर केजी, -10 किलोजूल पर केजी एंड 0. कहने का मतलब इस एडियाबैटिक टरबाइन में क्या है ना कि चेंज इन इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे -100 किलोजूल है, क्लियर है. चेंज इन एंथैल्पी क्या है यहाँ पे, -140 किलोजूल पर केजी है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -10 किलोजूल पर केजी है. ठीक है, क्या क्या इसमें हो गया, चेंज इन एनर्जी, एंथैल्पी टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. और ये क्या है, हाँ, तो इंटरनल एनर्जी क्या है यहाँ पे, -100 है, और इसमें स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ, -140 दिया हुआ है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है, जैसे -10 दिया हुआ है, और चेंज इन पोटेंशियल पी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है. एवरीथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन. del U, del H, del K and del P. Okay, then which of the following gives the amount of work done? Now you have to find the net work done for this adiabatic turbine. तो टरबाइन क्या है, what is turbine? Turbine is the work output device. Turbine क्या है, work output device है. In this from this turbine you get some work output. So now we have to find the net work output from this adiabatic turbine. Question clear है? क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर. Yes, sir. ओके,
अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें टरबाइन का एक फिगर बनाते हैं। एंट्री एग्जिट। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टरबाइन इज इंसुलेटेड, टरबाइन इज इंसुलेटेड, दैट मींस देयर इज नो हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये पहला ही वर्ड हमारे पास है। ओके, तो क्या क्या दिया हुआ है गिवन, यहाँ पे गिवन टर्म लिख लेते हैं। देयर इज नो हीट एक्सचेंज, Q इज इक्वल टू 0। और क्या क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, हाँ चलो डेल कैपिटल यू है ना, ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज किया जा रहा है। तो क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना। डेल यू इज गिवन, डेल कैपिटल H, डेल H इज गिवन, डेल्टा K इज गिवन, डेल्टा P इज, डेल यू क्या है बताओ तो, देख के बताओ डेल यू क्या है? -100 है ना, -100 -100 किलो जूल। ओके, डेल एच क्या दिया हुआ है? अच्छा ये जो है ना, एक क्वेश्चन में थोड़ा देखो, किलो जूल पर केजी भी कहीं है क्या? यस, पर केजी है, दैट मींस ये क्या है? ये सब को स्मॉल ले लो। देखो क्या है ना, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड यूज किया हुआ नहीं है, लेकिन यूनिट भी क्या है ना, किलो जूल पर केजी यहाँ पे ना यूज किया हुआ है। तो राइट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्पेसिफिक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, डेल एच कितना है? -140 है। डेल्टा के क्या दिया हुआ है? डेल्टा के -10 किलो जूल पर केजी, और डेल पी 0 है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड, हमको निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन निकालना है इस प्रोसेस 1 to 2 में, वर्क आउटपुट क्या है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास यूनिट किसमें है? अब आ जाओ, हम लोग आते हैं अपने अपने कंसेप्ट में। यूनिट्स आर इन किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो कौन सा इक्वेशन लोगे? ए बी सी, तुम्हारे पास 3 इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर बी लोगे या ए लोगे? कौन सा ले? देखो तुम किसी इक्वेशन से तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, तो तुम ऐसा इक्वेशन पिक करो जो कि तुम्हारे लिए मिनिमम टाइम में तुम क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ऑब्वियस है कि हमारा हम जो क्वेश्चन जो लेने जा रहे हैं उसमें क्या लेना होगा? यूनिट्स किस में लें? किलो जूल पर केजी वाला लें। तो क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या? H1। इक्वेशन सिलेक्शन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? इक्वेशन कौन सा पिक करना है, ये कुछ आइडिया मिल गया होगा यहां से। ठीक है, ओके। अब देखो डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया? डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया? U2 - U1, यही हो गया ना। डेल यू मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा H का मतलब क्या हो गया? H2 - H1, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो यदि इसको हम लोग H1 - H2 कर लें, H1 - H2, क्योंकि हमको वर्क निकालना है ना, तो वर्क निकालना है तो हम लोग, अब देखो इसमें क्या क्या उसमें है, अब देख लेते हैं। तो इसमें डेल पी 0 है, तो डेल पी 0 का मतलब क्या है? देयर इज नो एनी चेंज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी। टरबाइन इंसुलेटेड है, दैट मींस दिस Q विल बी 0। ओके, तो तुम्हारे पास क्या है ना, डेल्टा K दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं। तो तुमको निकालना है वर्क, व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड वर्क डन। तो वर्क क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग लिखते हैं वर्क, हमको चाहिए 1 to 2, तो क्या हो जाएगा? H1 - H2 प्लस आप V1 स्क्वायर बाय हाफ V2 स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है? एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन? इस इक्वेशन को लिखने में कोई दिक्कत? नो। जब इस इक्वेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपली अब क्या करना है? डायरेक्टली तुम पुट कर दो। डेल एच का मतलब H2 - H1, H2 - H1 का वैल्यू कितना है? -140 है, दैट मींस H1 - H2 विल बी 140। ओके, डेल K मींस हाफ, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा?
150 किलो जूल। कितना हो जाएगा यहाँ से 150 किलो जूल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन जो है इसमें क्या हो जाएगा 150 किलो जूल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ आइडिया मिल गया होगा इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने से, कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हाउ टू यूज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, how to pick, because you have the 3 different equation in 3 different units, so you have to pick one equation as per requirement. Since the unit of this given term is in kilojoule per kg, that's why I am picking the equation number 2. Second equation number B as per your given class notes. Clear है? ठीक है, इस न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ओके, नो सर, कोई दिक्कत नहीं, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं। यस, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, चलो ठीक है। यही प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा कट गया है ना, दिक्कत ये हो गया। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा लिख नहीं पाया। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन देख रहे हो? क्वेश्चन दिख रहा है? यस, इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नोजल पे। ये तुम्हारा बेसिकली क्या होता है ना कि पहले इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। एयर एट ए फ्लो रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, एयर एट ए फ्लो रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ। अब हम लोग इसको लिखते हुए चलते हैं। ये क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन बेस्ड ऑन नोजल, है ना। एक नोजल बना लेते हैं। चलो, ओके, दिस इज वन एंट्री एट एग्जिट। इस नोजल में क्या सब दिया हुआ है आते हैं हम लोग। एयर एट फ्लो रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, दैट मीन्स व्हाट इज दिस गिवन टर्म? कोई बताओ एक आदमी, क्या दिया हुआ है? 1 kg per second, that means mass flow rate, sir. yes, mass flow rate m dot, this is given 1 kg per second। ये क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को डिक्टेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक किसी भी नोजल में 1 kg पर सेकेंड की रेट से उसमें एयर इंटर्स करता है, एयर इंटर्स इन द नोजल ऑफ ए जेट इंजन। प्रॉब्लम का कहाँ का? ये जेट इंजन का प्रॉब्लम है। जेट इंजन जानते हो कहाँ यूज होता है? जेट इंजन का नाम सुने होगे? यस सर। यस, तो जेट एक जेट इंजन है। वो जेट इंजन एक नोजल लगा हुआ है। उस नोजल में एयर जो है ना 1 सेकेंड में 1 kg एयर उसमें इंटर कर रहा है। क्योंकि बहुत ज्यादा थ्रॉटल उसी नोजल से है ना, उसी थ्रॉटलिंग से क्या होता है ना, कोई भी मिसाइल लॉन्च होता है ना, अपना जो है ना उस अपना जो उसका उसी थ्रॉटल से उसका जो होता है ना उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ना, उसी से एक्सेलरेशन उसका होता है। चलो ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्या है, जेट इंजन में एक नोजल लगा हुआ है। उस नोजल का जो है एयर उसमें एयर फ्लो रेट क्या है 1 kg पर सेकेंड।
at a temperature of 800 Kelvin and 200 kilopascal and velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो ना? एयर जो है ना नोजल में, जो जेट इंजन का नोजल है उसमें एयर का मास 1 kg पर सेकेंड है और इनिशियल टेम्परेचर इज 800 केल्विन, प्रेशर इज 200 kilopascal एंड वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि इस एंट्री पे यहाँ पे जो है टेम्परेचर 800 केल्विन, this T1, pressure is 200 kilopascal and velocity is 50 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। यस, इट लीव्स द नोजल एट ए टेम्परेचर ऑफ 650 केल्विन। अभी नोजल से जो ये लीव कर रहा है ना, टेम्परेचर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये कितना हो गया? टेम्परेचर जो है ना अब यहाँ पे T2 हो गया 650 केल्विन एंड प्रेशर 100 kilopascal. प्रेशर इज T2 100 kilopascal। डिफिनेशन याद आ रहा है नोजल का? नोजल इज ए डिवाइस इन व्हिच वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। याद है? कल इसको हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि नोजल इज ए डिवाइस इन व्हिच वेलोसिटी इज इंक्रीज सेवरल टाइम एट एन एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। अब देखो यहाँ प्रेशर एंट्री पे प्रेशर कितना था? यहाँ पर 200 kilopascal था। एग्जिट प्रेशर कितना हो गया? 100 kilopascal हो गया। दैट मीन्स प्रेशर के कॉस्ट पे तुम कुछ परचेज करते हो तो कुछ एक्सपेंस करते हो तभी तुम कुछ मींस परचेज कर पाओ, ऐसा है। तो क्या मतलब प्रेशर के कॉस्ट पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? तो इसमें क्या हो गया? यस, इट लीव्स द नोजल एट क्या बोले पानी से 650 केल्विन, प्रेशर इज 100 kilopascal। ठीक है, ओके। प्रेशर दिया हुआ 100 kilopascal, राइट? प्रेशर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ो। हीट इज लॉस्ट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 25 किलोवाट फ्रॉम द नोजल टू द सराउंडिंग। अब देखो यहाँ से कितना हीट लॉस्ट हो रहा है। हीट इज लॉस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 25 किलोवाट फ्रॉम द नोजल। मतलब नोजल के सरफेस से क्या है? यहाँ 50 नोजल के सरफेस से यहाँ पर 25 किलोवाट ऑफ हीट यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि 25 किलोवाट हीट यहाँ से लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखें? क्यू डॉट, याद है कि नहीं? यहाँ पे 25 किलोवाट कैपिटल क्यू के ऊपर लगा देना है, क्या? डॉट लगा देना है, क्यू डॉट। ये कितना है? 25 किलोवाट ऑफ हीट यहाँ से लॉस्ट हो रहा है। दैट मींस साइन विल बी नेगेटिव, साइन विल बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है ना? सिस्टम से हीट रिजेक्ट कर रहा है तो क्या होगा? वहां पे साइन क्या हो जाएगा? वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर हो है? किसी को इसमें हम लोग जो सिंबल यूज कर रहे हैं तो सिंबल में तो किसी को मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, क्लियर है। ओके, तो हाँ, 25 किलो फ्रॉम नोजल to the surroundings. Assume air behaves an ideal gas. This is given that you have to assume that air is an ideal gas and Cp is equal to 1.05. You know that this is the Cp of air is 1.05 kilojoule per kg Kelvin. To find the exit velocity, you have to find the exit velocity of air, that means V2, where neglect potential energy. This is given. This is given in question. What is given in question? If del PE is 0, we have to neglect the potential energy. Then you have to, what you have to find? We have to find exit velocity of this nozzle. जो एयरक्राफ्ट होता है ना, दैट मीन्स कोई मिसाइल जैसे लॉन्च होता है ना, तो सबसे नीचे वाले पोर्शन में नोजल लगा होता है। तो जैसे क्या होता है ना कि उसमें जैसे एंट्री पे उस एयर जो है ना ऊपर से इन करता है। उसमें एयर क्या होगा? उस मिसाइल के ऊपर से जो उसका नोजल सेक्शन होता है तो ऊपर से एयर उसमें इन करता है। और जैसे कि 50 मीटर पर सेकंड से एयर इन किया तो उसका जो एग्जिट होता है ना वहां पे इसका वेलोसिटी देखना ना, इसका आंसर जो है ना बहुत ज्यादा होगा, मतलब 10 टाइम्स। अब उसमें क्या होगा? 500 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वहां से क्या होगा? एयर एग्जिट करेगा। तो जैसे एग्जिट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो गया ना। जैसे कि यहाँ पे 1 सेकंड में 1 kg एयर इंटर किया
तो वहां पे मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, 1 kg इंटू वेलोसिटी, दैट मींस तुम्हारा 50 मतलब 50 जूल हो गया ये, मतलब ठीक है। तो 50 से तुम्हारा मोमेंटम वहां पे इन किया और एग्जिट कर रहा है 500 से, तो ये जो क्या हुआ ना, इसी मोमेंटम चेंज के कारण क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो हाई वेलोसिटी से जो एयर बाहर तरफ निकल रहा है, तो उसी से क्या होता है ना, वो जर्क एक देता है इस सरफेस पे, इसी जर्क के कारण क्या होता है, एक यहाँ से फोर्स डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इसी थ्रस्ट क्या होता है ना, जो हमारा सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नोजल का ये कहानी बहुत ये इंटरेस्टिंग है। तो यदि डीआरडीओ वगैरह में या इस तरह से किसी स्पेस कंपनी में जॉब करने का मौका मिलेगा एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसकी वैकेंसी आती है, हर एक साल आती है, तो ये सब चीज तुमको वहां पे देखने को मिलेगा। तो कहने मतलब नोजल जो है इस तरह, ये प्रॉब्लम है किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो। सर क्यू डॉट क्यों लगाया सर? चूंकि ये किलोवाट में है, यूनिट यहाँ पे क्या है, किलोवाट में है। समझो, हमारे पास 3 इक्वेशन था ना, जिसमें एक पे क्या था, यूनिट क्या था, किलोजूल पर केजी में था। दूसरा में क्या था, यूनिट क्या था, किलोजूल में था। और तीसरा में क्या था, किलोवाट में था। तो किलोवाट में हम लोग क्यू डॉट यूज किए थे, याद है? इक्वेशन को थोड़ा देख लो, आइडिया मिल जाएगा। यस, अब यहां से तुमको पिक करना है कि विच इक्वेशन यू हैव टू चूज, कौन सा इक्वेशन इसमें से चूज किया जाए। अब तुम ही बताओ कौन सा इक्वेशन चूज करना ज्यादा आसान है। बेहतर है कि यहाँ पे तुम्हारा किलोवाट दिया हुआ है, तो बेहतर है तो तुम इक्वेशन ये वाला तुम उठा लो। क्या ठीक है? चलो, तो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं, यूनिट्स आर इन किलोवाट। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले तुम डायरेक्टली तुम लिख लो फॉर्मूला, H1 प्लस हाफ VN स्क्वायर। पहले सबसे पहले फॉर्मूला तुम लिख लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या क्या उसमें। है इस इक्वेशन, किसी को तो कोई डाउट नहीं है, इक्वेशन क्लियर है सबको? ऑलरेडी इस इक्वेशन पे हम लोग बहुत काफी बढ़िया से हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। यूनिट्स आर इन किलोवाट, दैट्स व्हाई दिस इज माय इक्वेशन, गाइडिंग इक्वेशन, स्टेडी फ्लो, दिस इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो क्या क्या इसमें तुमको हटाना है। तो नोजल में सबसे पहले दिया हुआ है कि डेल पी, क्या दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन में, यहां दिया हुआ है कि डेल पी 0। क्लियर है? और क्या क्या एजम्पशंस दिए हुए हैं, नोजल से किसी भी तरह का वर्क आउटपुट नहीं मिलता है, पता है ना नोजल से कि नोजल इज नॉट ए वर्क आउटपुट डिवाइस। यस, तो कह रहे हैं इस इक्वेशन में हमारा क्या क्या जीरो हो जाएगा, दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट एंड नोजल इज नॉट ए वर्क आउटपुट डिवाइस, दैट्स व्हाई दिस टर्म विल बी जीरो, कैंसिल आउट। और काइनेटिक एनर्जी एट इनलेट यहां दिया हुआ है, चलो इसमें हम लोग इसको अभी कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या 50 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्लियर है? नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो चलो इसमें क्या क्या इसमें कर दो, पुट कर दो। तो 1 kg पर सेकेंड हो गया, मास फ्लो रेट ऑफ एयर गिवन 1 kg पर सेकेंड। क्लियर है? H1 क्या होगा, व्हाट इज H1? CPT1, H1 इज CPT1। क्लियर है ना? H1 is CPT1, that means 1.005 into T1 क्या हो जाएगा, यहां पे T1 है 800 केल्विन प्लस हाफ V2 स्क्वायर। तो हाफ कुछ याद रखना है कैलकुलेशन, जब हम लोग कर रहे हैं तो कुछ बोले तो कुछ चीजों को याद रखना है। 1000। यस, 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। तो वेलोसिटी है 1000 से डिवाइड करें। यस, वेरी गुड। दिस इज प्लस Q डॉट, क्या दिया हुआ है, -25 किलोवाट
यहाँ पे इसको इरेज करो और यहाँ पे लिख दो -25 किलोवाट। यूनिट्स को हम लिखते चल रहे हैं, है ना, ताकि उसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं। दिस इज इक्वल टू m डॉट 1 सेकेंड 1 kg पर सेकेंड, S2 1.005 into T2 650, plus 1/2 half BTU square 10 to the power 3 और वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड आउट। ये वेलोसिटी तुमको निकालना है। अब सब कुछ तो इसमें दिया हुआ है, सिंपली यू हैव टू इसको सॉल्व करो और यहां से वेलोसिटी निकाल लो। अब देखो वेलोसिटी जो तुम्हारा आ रहा है, जो तुम यहां देख पा रहे होगे, कैंसिल हो गया। Velocity is क्या है, सेंस एक्सपायर है तो क्या क्या तो इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आइडिया तो मिल गया होगा, कुछ कुछ बहुत कुछ आइडिया तुमको मिल रहा होगा कि स्टडी फ्लो यूनिट इक्वेशन से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। क्या क्लियर है ना? इसमें दो प्रॉब्लम और हम सॉल्व, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग, ये रियल लाइफ में तुम देखोगे। अब यहाँ पर हम लोग जेट इंजन में है, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट में इसका यूज होता है। फिर अभी हम लोग आएंगे उसमें टर्बो इंजन होता है, उस टर्बो इंजन में इसका यूज होता है, नोजल का यूज होता है। ये बंद है कि लॉग आउट हो गया। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग देखो वेलोसिटी देख रहे हो, यहां दिख रहा है वेलोसिटी कितना आया, कितना आ गया वेलोसिटी, कितना दिख रहा है वेलोसिटी, फाइव 503 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज 503 मीटर पर सेकेंड। तुमको आइडिया लग गया होगा कि नोजल क्या है, प्रैक्टिकली तुम फील कर रहे होगे कि नोजल जो है दिस इज 503 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम देखो हम लोग का डिफिनेशन क्या था, नोजल इज ए डिवाइस इन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम्स। वेलोसिटी यहाँ पे कितना गुना हो गया, कितना टाइम्स हो गया, अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स हो गया। वेलोसिटी कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। क्लियर है ना? वेलोसिटी इंक्रीज सेवरल टाइम्स, 10 टाइम्स एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के एक्सपेंस पे, प्रेशर यहाँ पे 200 किलो पास्कल है और यहाँ प्रेशर यहाँ पे 100 किलो पास्कल। प्रेशर के एक्सपेंस पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं था? क्लियर है। यस क्लियर है। आलोक आनंद ठीक है ना? यस सर। ओके। महिमा कुमारी, देखो इससे क्या है ना, महिमा कुमारी महिमा कुमारी इज देयर? महिमा कुमारी इज देयर? देखो अटेंडेंस बना के निश्चिंत मत हो जाना कि सर अटेंडेंस तो बना ही लिए हैं तो फिर तो बात ही नहीं है। मनीषा कुमारी, यस सर। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। तो इससे क्या है, एक कन्वेंशनल तुम्हारा आएगा यूनिवर्सिटी में, 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा। कोई बात नहीं, कुछ लोग अटेंडेंस नहीं दिए हमको पता है, इसलिए डोंट वरी। यस यस लेट ज्वाइन किए है, 2-3 लड़के हैं इसमें।
तो इससे एक क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा, 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 8 10 ऐसे करके तुम्हारा तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट रहता है ना, 8 नंबर छोटा क्वेश्चन रहेगा। और इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह क्वेश्चन बैंक खोलोगे तो वहां पे 20 नंबर क्वेश्चन आता है। सिविल सर्विसेज वगैरह खोलो क्वेश्चन बैंक देखोगे तो इससे स्टडी फ्लो एक क्वेश्चन तो रहता ही है। इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, नोजल, यहाँ नोजल है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पर टरबाइन लगा देंगे, कंप्रेसर लगा देंगे, हीट एक्सचेंजर लगा देंगे, सब कुछ लगा। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हीट एक्सचेंजर भी है, टरबाइन भी है, कंप्रेसर भी रहेगा, नोजल रहेगा, सारा डिवाइस लगा देंगे उसमें। है क्वेश्चन एक डेटा से मतलब जो है मिस उठाया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें तुम्हारा कंप्लीट एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं। और वसीम अख्तर, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. वेरी Sir. गुड। जो लोग प्रिंस शुभम, क्लियर है ना? Yes, sir. Clear. हाँ, कुछ दिक्कत यदि हो रहा होगा तो कुछ क्लास जैसे तुम्हारा मिस हुआ है शुरू से, तो पीछे का जो लेक्चर है ना उसमें बीसीएस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तो वहां से तुम देख लेना। तो कोई दिक्कत होगी तो फिर उसमें तुम कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे या फोन पे तुम कभी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? कौन कौन अभी नहीं था, लेट ज्वाइन किया है, रजिस्ट्रेशन में बता दो। 9, sir. 9, 2 लड़के और हैं इसमें, और कोई जो लेट ज्वाइन करने वाले 9 है, और कोई है? 2 ही है बस, जैसे कि है। हाँ, चूंकि इसमें हसन रेजा 53 26, ठीक है। और कोई है? ठीक है, तो चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विपिन कुमार 24, दोबारा मत बोलो जो यदि है तुम्हारा तो, हाँ 24 नहीं है, ओके। तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और तुम्हारा जो क्लासेज है अब मंडे को हम लोग का जो भी तुम्हारा शेड्यूल है उसके हिसाब से हम लोग क्लास लेंगे, और फिर देखते हैं कैसे क्या उसमें होता है इस बीच में, है ना? कल संडे है तो देखते हैं, ठीक है ना? हेलो, सुन पा रहे हो? Okay. Yes, sir. हाँ, थोड़ा तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है ना, ऐसा कुछ समय ऐसे हमारे पास मिल जाता है तो तुमको आधे घंटे पहले मैसेज दे देंगे तो मीन्स आ सकते हो ना उसमें। Yes, sir. कल संडे है तो हम सोच रहे हैं कि देखो क्या है ना, चूंकि मंडे उंडे हो सकता है इलेक्शन का सब कुछ आ जाए, चांसेस है, चूंकि अब इलेक्शन का डेट जो है ना उसका अनाउंस हो चुका है, तो वो कभी भी आ सकता है। वो है ना, वो एक घंटी जो है ना ऊपर एक तलवार लटकना शुरू हो गया है, तो तलवार कभी भी आके लेके जा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय जो भी है उसको यूटिलाइज करते हुए कल हम देखते हैं, ऐसा होगा तुमको मैसेज कर देंगे, आधे घंटे का समय देंगे उसमें, मतलब ज्वाइन कर लेना, यदि देखते हैं उसमें हम तुमको बताएंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो ठीक है, ओके, Okay, sir. सेशन क्लोज करें। Yes. Yes. Thank you, sir. ओके, Thank you, sir.